हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लस वन बिजनेस स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आंतरिक व्यापार के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे स्तरों के आधार पर आंतरिक व्यापार के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। तो प्यारे बच्चों, स्तरों के आधार पर आंतरिक व्यापार 3 प्रकार का है। नंबर 1, स्थानीय स्तर का व्यापार, लोकल लेवल ट्रेड। स्थानीय व्यापार किसी गांव या जिले तक सीमित रहता है, यानी ऐसा व्यापार जो गांव यानी विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है, उसे हम स्थानीय व्यापार कहते हैं। और इस व्यापार के अंतर्गत मुख्यतः जो डेली यूज की और शीघ्र नाशवान प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं, जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही आदि। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा व्यापार जो किसी गांव, कस्बे या जिले तक सीमित होता है, उसे स्थानीय व्यापार हम कहते हैं। लोकल लेवल ट्रेड उसे कहा जाता है। स्तरों के आधार पर आंतरिक व्यापार का जो दूसरा प्रकार है वो है राज्य स्तर का व्यापार, स्टेट लेवल ट्रेड। ऐसा व्यापार जो किसी राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य होता है। अ बिजनेस बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अ स्टेट इज नोन एज स्टेट लेवल ट्रेड। इसे राज्य स्तर का व्यापार कहा जाता है और इसके अंतर्गत अनाज, बर्तन, दालें आदि खरीदी और बेची जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मंडी कुल्लू जिला के साथ या बिलासपुर जिला के साथ जब व्यापार करता है तो उसे हम राज्य व्यापार कहते हैं। तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय स्तर का व्यापार, जिसे हम नेशनल लेवल ट्रेड कहते हैं। नेशनल लेवल ट्रेड एक देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले व्यापार को राष्ट्रीय स्तर का व्यापार कहा जाता है। यानी एक राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या पंजाब के साथ अगर व्यापार करता है तो उसे हम राष्ट्रीय स्तर का व्यापार, नेशनल लेवल ट्रेड उसे कहा जाता है। जैसे मशीनरी, कपड़ा, चीनी आदि खरीदना और बेचना इस तरह के व्यापार का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, आंतरिक व्यापार का जो तीसरा और अंतिम प्रकार है वो है मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। मात्रा के आधार पर आंतरिक व्यापार 2 प्रकार का है। नंबर 1, थोक व्यापार, होलसेल ट्रेड। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल उत्पादकों या निर्माताओं से खरीदकर फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है। यानी इसके अंतर्गत जो होलसेलर है वो किससे परचेज करेगा, और जो क्वांटिटी होगी वो हाई होगी, किससे परचेज की जाएगी, प्रोड्यूसर से। और किसको बेचा जाएगा, किसे सेल किया जाएगा, रिटेलर को। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो बेचा जाता है, तो उसे हम थोक व्यापार कहते हैं। यानी ज्यादा मात्रा में खरीदा जाएगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचा जाएगा, तो ऐसे व्यापार को कहा जाता है थोक व्यापार, होलसेल ट्रेड। नंबर 2 है फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेड। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में अनेक वस्तुएं खरीदता है और ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बेचता है। इसे फुटकर व्यापार कहते हैं। और ध्यान दें कि फुटकर व्यापारी के पास अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं और
थोक व्यापारी के पास कुछ ही प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिनका वो थोक व्यापारी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं कि एक होलसेलर है फ्रूट का, जिसकी शॉप है, जो थोक में व्यापार कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे आसपास जितनी भी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वो उदाहरण है फुटकर व्यापारी की, जो आप एक पिक्चर में देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था थोक व्यापार, होलसेल ट्रेड, फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेड। अब बच्चों बात हम करते हैं कि आंतरिक व्यापार में प्रयोग होने वाले जो मुख्य प्रपत्र हैं वो कौन कौन से हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड, और जिसमें नंबर 1 है बीजक, इनवॉइस। उधार क्रय करने के लिए विक्रेता से प्राप्त खरीदे गए माल के विवरण को बीजक कहते हैं। यानी हम जब किसी विक्रेता से हम उधार माल खरीदते हैं तो हमें वो एक उसका सूचना देता है, उसका विवरण देता है, ब्यौरा देता है। जिस प्रपत्र पर ये ब्यौरा दिया जाता है उसे हम बीजक कहते हैं। बीजक में विक्रेता का नाम, पता, खरीदे गए माल का विवरण, जैसे मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद उसकी क्वालिटी क्या है, उसका रेट क्या है, उसका कुल मूल्य कितना है, अगर कोई टैक्स लग रहा है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं जीएसटी लगता है, जीएसटी कितना है, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो कितना है, वो सारी डिटेल अगर किसी प्रपत्र में दी जाती है तो उसे हम बीजक कहते हैं। और इसे बिल या मेमो के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, बीजक या मेमो भी इसे हम कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो प्रपत्र है आंतरिक व्यापार में जो प्रयोग होता है वो है प्रोफॉर्मा बीजक, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्यारे बच्चों, जब प्रेषक द्वारा प्रेषणी यानी किसी को ये सूचना दी जाती है कि आपको ये माल हम भेज रहे हैं, अभी माल खरीदा और बेचा नहीं गया है, सिर्फ माल की सूचना अगर किसी प्रपत्र पर दी जा रही है तो उसे हम प्रोफॉर्मा बीजक कहते हैं। इसके अंतर्गत माल की मात्रा, किस्म, मूल्य और किए गए खर्चों की जानकारी दी जाती है। यहाँ पर आप बच्चों ये समझें कि प्राप्त करने वाला और भेजने वाला विक्रेता और क्रेता नहीं है। अभी माल खरीदा और बेचा नहीं गया है, सिर्फ माल की सूचना ही अगर हम भेज रहे हैं कि ये माल आपको भेजा जा सकता है तो उसे हम प्रोफॉर्मा बीजक कहते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों डेबिट नोट, इंग्लिश में भी डेबिट नोट, इसका भी प्राय एक ऐसे नोट से है जो क्रेता द्वारा विक्रेता के लिए लिखा जाता है। खरीदने वाला कौन डेबिट नोट को लिख रहा है, खरीदने वाला, और किसके नाम लिख रहा है, विक्रेता के नाम, बेचने वाले के नाम लिख रहा है और उसको ये सूचित कर रहा है कि उनका खाता लिखी गई उस प्रपत्र पर लिखी गई राशि से डेबिट कर दिया गया है, जिसमें माल की मात्रा, दर, मूल्य, वापसी के कारणों की जानकारी, क्यों माल वापस क्यों किया जा रहा है। और इस डेबिट नोट की 2 कॉपियां तैयार की जाती है। एक कॉपी विक्रेता को भेज दी जाती है और एक क्रेता अपने पास रखता है ताकि फ्यूचर में वो काम आ सके। ध्यान दें, डेबिट नोट को लिखने वाला या तैयार करने वाला कौन है, क्रेता, खरीदने वाला व्यक्ति। इसी तरह से नंबर 4 क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का अभिप्राय एक ऐसे डॉक्यूमेंट से है अथवा नोट से है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को सूचित करने के लिए भेजा जाता है। अब बच्चों ध्यान दें यहाँ पर कि क्रेडिट नोट को लिखने वाला, तैयार करने वाला कौन है, विक्रेता, और किसके नाम उसको लिखा जा रहा है, क्रेता के नाम, खरीदने वाले के नाम। और इसमें यह सूचित किया जाता है कि आपने जो माल वापिस किया है वो माल वापिस हो गया है और आपका खाता जो वो क्रेडिट कर दिया गया है। और इसकी भी 2 कॉपियां तैयार की जाती हैं, एक क्रेता को भेजी जाती है और एक विक्रेता अपने पास रख लेता है, कार्यालय में सुरक्षित रख लेगा, क्योंकि भविष्य में वो काम आ सकती है, फ्यूचर में काम वो कॉपी आ सकती है।
इसी तरह से प्यारे बच्चों आगे है वाहन रसीद, लॉरी रिसिप्ट। इसका अभिप्राय एक ऐसी रिसिप्ट से है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए तैयार की जाती है और इसे तैयार करता है ट्रांसपोर्ट कंपनी, और ट्रांसपोर्ट कंपनी माल की स्वीकृति हेतु इसे तैयार करती है कि आपका जो माल है वो हमने रिसीव कर लिया है और इस माल को हम आपके द्वारा बताए गए स्थान पर ले जाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों आगे है रेलवे रसीद, रेलवे रिसिप्ट। इसका अभिप्राय भी एक ऐसी रिसिप्ट से है जो माल को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजने के लिए रेलवे द्वारा माल की स्वीकृति हेतु जारी की जाती है। यानी इसको कौन तैयार कर रहा है? रेलवे विभाग, रेलवे वाले इसको तैयार कर रहे हैं और स्वीकृत कर रहे हैं कि आपका जो माल है जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहे हैं उसको हम भेजने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों व्यापारिक मदें, टर्म्स ऑफ ट्रेड, आंतरिक व्यापार में जो मदें हैं, जो मदें घटित होती हैं या जो लेन देन होते हैं वो इस प्रकार से हैं प्यारे बच्चों। एक स्पुर्दगी पर नगदी, कैश ऑन डिलीवरी, COD जिसे हम कहते हैं। जैसे आजकल बच्चों आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में दो तरह की आपको ऑप्शन आती है। एक कैश ऑन डिलीवरी कि आपको जब माल प्राप्त हो जाएगा तब आप उसकी पेमेंट करेंगे, और एक उसी टाइम ऑनलाइन आप पेमेंट कर देते हैं। तो स्पुर्दगी पर नगदी का अभिप्राय ऐसे व्यवहार से है जिससे माल का भुगतान स्पुर्दगी के समय ही किया जाएगा। यदि क्रेता स्पुर्दगी के समय भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वो माल जो है विक्रेता को वापस कर दिया जाता है। यानी COD कैश ऑन डिलीवरी। जैसे हमारे हाथ में सामान आएगा हम उसका क्या कर देंगे? भुगतान कर देंगे। ठीक है, इसको भुगतान नकदी भी हम कर सकते हैं, मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट आदि के रूप में भी पैसा जो भेजा जा सकता है। आगे है जहाज पर मूल्य, फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल, जिसे शॉर्ट में FOB और FOR जिसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका अभिप्राय क्रेता व विक्रेता के मध्य होने वाले उस अनुबंध से है जिसमें माल की वाहन यानी जो एक जहाज, रेल, लॉरी आदि हो सकता है तक स्पुर्दगी देने के सभी वे विक्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। माल पर स्पुर्दगी लेने पर माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित हो जाएगा। तब माल का वाहक क्रेता के एजेंट का काम करता है। यानी कहने का अर्थ है कि माल कहाँ है? जहाज में है या लॉरी में है या रेलवे में है, तब तक वो किसका माल है? विक्रेता का। और जैसे ही उस माल का जितना भी भुगतान है इंक्लूडिंग कैरेज क्रेता अगर कर देता है तो उस माल का स्वामी कौन हो जाएगा? क्रेता, खरीदने वाला। ऐसे जब तक कि भुगतान नहीं हुआ है तब तक उस माल का स्वामी कौन है? विक्रेता। लेकिन जैसे ही माल के मूल्य का भुगतान जमा उसमें प्लस जो अदर एक्सपेंसेस हैं, कैरेज हो सकता है, कोई और एक्सपेंस हो सकता है, उन सभी का भुगतान अगर कर देता है तो उस माल का स्वामी कौन हो जाएगा? क्रेता। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगली जो मद है वो है लागत, बीमा व भाड़ा, जिसे कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट कहा जाता है। शॉर्ट में उसे हम कहते हैं CIF, CIF। इसका अभिप्राय व्यापारिक व्यवहार में होने वाली उस मद से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य में केवल लागत ही नहीं बल्कि बीमा व भाड़ा पे भी शामिल किए जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो वस्तुओं का मूल्य है उसमें हम ऐड क्या कर देंगे? इंश्योरेंस यानी बीमा, और जो भाड़ा है वो भी जोड़ देंगे, और वो कुल मूल्य फिर उस वस्तु का कहलाएगा, उस माल का कहलाएगा। इसी तरह से EVOE यानी शॉर्ट में OE जिसे हम कहते हैं और फुल फॉर्म है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड।
इसका अभिप्राय उस मद से है जिसका प्रयोग व्यापारिक प्रपत्रों में यह कहने के लिए किया जाता है कि जो गलतियां हुई हैं और जो चीजें टूट गई हैं उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा। यह मद मूल्य सूची, बीजक, कैश मेमो, कोटेशन आदि में दी गई अशुद्धियों व अपूर्ण सूचनाओं के लिए उत्पन्न वैधानिक दायित्वों को कम करने के लिए किए जाने का प्रयास किया जाता है। यानी अगर कोई वस्तु टूट गई है, अगर कोई गलती कहीं रह गई है, तो उसके लिए जो विक्रेता है वो उत्तरदायी होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी व्यापारिक मदें जो आंतरिक व्यापार में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप बच्चों ने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच। Have a nice day. Thank you for watching. Subscribe the channel and like, share it.